नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव पर राष्ट्रीय संगठन सीएम से बात कर सकता है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक दायित्व बांटने पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य में सीएम के आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और आज वो दिल्ली में ही रुकेंगे। आपको बताएं कि 10 जुलाई को सीएम तीरथ के कार्यकाल के 4 महीने पूरे हो रहे हैं। और दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, दिल्ली आ रहे हैं मुख्यमंत्री, इस पूरे मीटिंग के बारे में बताइएगा। बाई इलेक्शंस भी हैं, आपको जिम्मेदारियां भी बांटनी है, आपको इलेक्शन में जाना है और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अंदर खाने कुछ नाराजगी भी है। बिल्कुल जीनत, अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज मुख्यमंत्री का दिल्ली में कार्यक्रम है और जो खबरें हमारे पास है सूत्रों के हवाले से कि राष्ट्रीय संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जाएंगे और हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो। सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री को अपना उपचुनाव लड़ना है और वो 9 सितंबर से पहले लड़ना है। दूसरी बात यह कि दायित्वधारियों को अभी दायित्व नहीं बटे है। ऐसे में जबकि इलेक्शन नजदीक है, कहीं पर कोई नाराजगी पार्टी के अंदर न पैदा हो, संगठन में न पैदा हो, उसको लेकर हो सकता है कि दायित्वधारियों की लिस्ट को राष्ट्रीय संगठन फाइनल करे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फाइनल करे। और तीसरी बात यह भी कि उपचुनाव जो होना है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि दिल्ली का उसमें सबसे अहम रोल होगा। अगर दिल्ली कहेगी तो कहां से चुनाव लड़ना है, कब चुनाव लड़ना है, वो सारी बातें हैं। और कोविड जिस तरीके से पूरे देश में अभी भी है कई राज्यों में, ऐसे में उपचुनाव का डिक्लेरेशन क्या चुनाव आयोग करेगा या नहीं करेगा, चुनाव होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें अभी राजनीतिक अटकलें हैं। और इन अटकलों पे कहीं ना कहीं सीएम की जो अवधि है अभी 6 महीने की, वो अटकी पड़ी है जीनत। ठीक, आप रहिए हमारे साथ में। तो कुल मिलाकर सवाल बहुत सारे हैं। चर्चा तो ये भी है कि शायद कुछ नाराजगी भी है। अब बात कांग्रेस की कलह की करें तो कांग्रेस में अब नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी विवाद हो गया है। मंगलवार को दिन भर इंतजार के बाद फैसला नहीं हो सका। अब हालात तो ये है कि प्रीतम सिंह का नेता प्रतिपक्ष बनना करीब करीब तय माना जा रहा है, जिससे नए समीकरणों के तहत अब प्रदेश अध्यक्ष पद भी किसी और नेता को दिया जाएगा। इसी को लेकर हरीश रावत और प्रीतम गुट आमने सामने आ गए। अब अपने करीबियों को पद पर सभी बैठाना चाह रहे हैं। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, कांग्रेस में कलह थमती ही नहीं, अब यहाँ पर भी हमें यही कुछ नजर आ रहा है। जरा बताइए क्या जमीन पर चर्चा है? बिल्कुल जीनत, कांग्रेस में भी कल जिस तरीके से विरोध सामने आया, अलग अलग बातें सामने आई और सवाल है कि नेता विपक्ष का डिक्लेरेशन कब होगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, अगर बदले जाएंगे तो उसके लिए जातिगत समीकरण क्या होंगे, क्षेत्रीय समीकरण क्या होंगे, बहुत सारी बातें हैं। और कांग्रेस फिलहाल इस उलझन में है कि कैसे इन दोनों पदों के लिए नेताओं के नाम तय किए जाए। हालांकि प्रीतम सिंह अभी प्रदेश अध्यक्ष है और उनको नेता विपक्ष बनाने की चर्चाएं अलग तरह की चल रही है। वहीं हरीश रावत गुट चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद और जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी का पद है वो उनको मिले। तो अभी गुटबाजी कांग्रेस में तो बहुत हावी है जीनत, और अब देखना होगा कि हाईकमान इस पर क्या फैसला लेता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस आपस में ही शुरू से देखिए अभी तक गुटबाजी में उलझी हुई है। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार आज सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी, जबकि कैबिनेट में चारधाम यात्रा को लेकर फैसला लिया गया था, लेकिन कोर्ट ने कैबिनेट का फैसला पलट दिया और अब राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसे लेकर बयान जारी किया। आपको याद होगा कि हाईकोर्ट पिछले कुंभ का जो मैनेजमेंट हुआ, कोविड जिस तरह से फैला और उसके बाद जो आरटीपीसीआर स्कैंडल आया, इन बातों को आधार बनाकर इस फैसले को पलट चुकी है और साफ तौर पर कहा है कि आप अपना रोड मैप स्पष्ट कीजिए। सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, अब क्योंकि सरकार मन बना चुकी है सुप्रीम कोर्ट आने का, तो सवाल यही होगा कि रोड मैप आपके पास क्या है? हाईकोर्ट आपसे संतुष्ट नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में कौन सा रोड मैप लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर जो स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिए और ये कहा कि लोगों की मौत से बेहतर है कि लोगों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, और ऐसे में राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर किस प्रकार की तैयारी की है, उस तैयारी का एक विस्तृत हलफनामा मांगा था। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से हलफनामा दिया तो गया नैनीताल हाईकोर्ट में, लेकिन उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और इसीलिए चारधाम यात्रा पर फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।
फिलहाल कल शाम को फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और तमाम जो वहाँ के बड़े एडवोकेट हैं, यानी कि उत्तराखंड के एडवोकेट जनरल, उनके साथ ये मीटिंग हुई है और उनकी तरफ से ये तमाम जो चीज़ें हैं वो तैयारी की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को चैलेंज करेंगे। हो सकता है कि आज ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे फैसले को चैलेंज किया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड सरकार, जो अभी आप कह भी रही थी कि रोड मैप उसके पास क्या है चार धाम यात्रा को लेकर, कि अगर चार धाम यात्रा की इजाजत दी जाती है तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत किस प्रकार उत्तराखंड सरकार तैयारी कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह कहा कि जिस तरह कोविड संक्रमण फैला हुआ है और तीसरी लहर आने को है, ऐसे में क्या तमाम जो वहां पर तीर्थयात्री जाने वाले हैं उनकी तैयारी को लेकर, कोविड की जांच को लेकर किस प्रकार से सरकार ने तैयारी की है। बहरहाल इस पूरे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड सरकार के उस हलफनामे से संतुष्ट नहीं हुआ और वजह यही रही कि जिसकी वजह से चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी। हालांकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने एसओपी जारी किया और जो फिलहाल रोक जारी की गई थी वो रोक उन्होंने कंटिन्यू रखा और वर्चुअल माध्यम से लोगों को फिलहाल दर्शन की बात कही। अब सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार जब अपील में आती है तो देखना बेहद अहम होगा कि उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट को कैसे कन्विंस करती है, क्योंकि कोविड को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो अदालतें हैं वो बहुत संजीदगी से आदेश जारी कर रही हैं और वजह यही रही है। आपको याद भी होगा कि कई ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने लॉकडाउन ओपन करने को लेकर और लॉकडाउन इंपोज करने को लेकर कई बड़ी और गंभीर टिप्पणियां की हैं, जिसकी वजह से कई सरकारें फिलहाल अपील में सुप्रीम कोर्ट पहुंची भी थी। यूपी सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, इन तमाम राज्य सरकारों को कई बार फटकार भी लगाई गई है लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण में गंभीरता से कदम उठाने के मामले पर। बिल्कुल, तो जन भावनाओं के दबाव में जनहानि को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोविड का बेसिक जो रूल होता है, मास्क, 2 गज की दूरी का हम जिक्र करें, सैनिटाइजर, वो भी लोग फॉलो नहीं करते। हमने देखा है कुंभ में क्या हुआ। शुक्रिया सुशील, आप जुड़े हमारे साथ। कोर्ट में सरकार क्या बिंदु रखती है उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। खबर हरिद्वार से आ रही है। कोविड टेस्ट गड़बड़ी मामला, जांच समिति की 15 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है, अभी आगे और चल सकती है जांच। पुलिस की एसआईटी भी इस मामले में जांच कर रही है। 1 हफ्ते के भीतर समिति सौंप सकती है रिपोर्ट। आरोपी कंपनियों के बयानों में मिला है विरोधाभास, यानी कि उन लैब्स की हम बात कर रहे हैं जिन्हें बकायदा ये एक टेंडर दिया जाता है, जिन्होंने टेस्ट किया, लेकिन इनके कॉन्ट्रडिक्टेड स्टेटमेंट्स हैं। 50,000 कोविड टेस्ट का सत्यापन हो चुका है। रामनगर में बीजेपी का 3 दिन का चिंतन शिविर खत्म हो गया और पार्टी ने 2022 के लिए शंखनाद भी कर दिया। पार्टी ने दिसंबर तक के कामों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। – 2022 में कैसे सत्ता में वापसी होगी, इसे लेकर रामनगर में बीजेपी का चिंतन हुआ और चुनाव के रोड मैप को लेकर खाका खींचा गया। इस दौरान जुलाई से लेकर दिसंबर तक पार्टी क्या करेगी और कैसे करेगी, इसकी रूपरेखा भी तैयार हुई। तो पन्ना प्रमुखों से लेकर प्रधानमंत्री तक के कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया। हमने जो तय किया कि पन्ना प्रमुख से लगाकर प्रधानमंत्री की रैली तक इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया, यानी नवंबर में प्रधानमंत्री जी की रैली भी संभावित है। इस प्रकार हमने सोचा है। बीजेपी का खास जोर जनता से जुड़े मुद्दों पर रहा। कैसे लोगों का जीवन बेहतर बनाया जाए और जनता से जुड़े मुद्दों को कैसे चुनाव में लाया जाए, इस पर जोर दिया गया। कैसे चुनाव लड़ना है उसको लेकर भी चिंतन किया। उत्तराखंड के विकास को और गति कैसे देनी है उसको लेकर भी चिंतन किया। पूरा चिंतन के बाद जो सागर मंथन के बाद जो निकला है वो यही निकला है, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन को सुगम बनाने के लिए काम करना है। यही संकल्प लेके और पुनः विजय प्राप्त करनी है उत्तराखंड के अंदर। बीजेपी की इस बड़ी बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ प्रदेश के सभी बड़े नेता भी मौजूद थे। अब बैठक में हुए फैसलों को फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह नीचे लोगों तक, गांव तक, बूथ तक ले जाने का काम करेंगे और सरकार की नीतियां, पॉलिसियां संगठन के माध्यम से वो नीचे तक धरातल पे उतरेंगी। बीजेपी हर 5 साल में सत्ता बदलने के मिथ को तोड़ना चाहती है और रामनगर में यही संदेश भी दिया गया। लिहाजा अब जल्दी बीजेपी के कार्यक्रम सामने दिखने लगेंगे, जिनका फोकस सिर्फ 2022 होगा। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।
बीजेपी का चिंतन शिविर खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की रार खत्म नहीं हुई। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। बीजेपी संगठन और सरकार पिछले 3 दिनों में जहां 2022 की रणनीति बनाने में मशगूल थे, तो कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष कौन बने इस गुत्थी को सुलझाने में व्यस्त। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव तक का रोड मैप तैयार कर संगठन को मजबूत और एक्टिव बनाने का फॉर्मूला तैयार किया। विपक्ष को किस तरह से पस्त करे, उसके लिए जुलाई से ही इलेक्शन वॉर रूम एक्टिव कर दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। 4.5 साल तक कुछ किया नहीं, अब रोड मैप बनाकर क्या होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप जाता है लूट खसोट घोटाले और उससे फिर सत्ता में कुर्सी के लिए। उनका केवल रोड मैप जो है किस तरह से राज्य की जनता, देश की जनता को लूटो खसोटो। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया कि जो पार्टी अपना झगड़ा नहीं सुलझा पा रही, वो दूसरों पर टिप्पणी कर रही है। बैठी है, एक मंथन कर रही है और 3 दिन से न तो नेता प्रतिपक्ष बना पा रही है, न अपने नेताओं की जो बगावत है, जो उनकी टूटन है, जो उनका झगड़ा है, उसको निपटा पा रही है। मुझे आश्चर्य और ताज्जुब इस बात का होता है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है उत्तराखंड में, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति पर, उसके आइडियोलॉजी पर, उस पर आज बहस कर रही है। बीजेपी ने पार्टी वर्कर्स को दिसंबर तक का चुनावी रोड मैप दे दिया है, तो ठीक दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस अभी ये तय भी नहीं कर पाई कि आखिर उसका नेता होगा कौन। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। सितंबर-अक्टूबर में राज्य में दीक्षांत समारोह आयोजित होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस बारे में सभी कुलपतियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नैनीताल में धन सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना की स्थिति ठीक होने पर समारोह विश्वविद्यालयों में होंगे और अगर कोरोना के मामले बढ़े तो दीक्षांत समारोह ऑनलाइन आयोजित कर छात्रों को डिग्री भी ऑनलाइन ही दी जाएगी। कोरोना की स्थिति सामान्य रही तो दीक्षांत समारोह जो है सशरीर होंगे, और अगर कोरोना की स्थिति थोड़ा गड़बड़ होती है तो दीक्षांत समारोह ऑनलाइन किए जाएंगे और ऑनलाइन सारे बच्चों को डिग्री दी जाएगी। उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार वन विभाग के ढांचे और कामकाज के पुनर्गठन की कोशिश शुरू हो गई है। अगर योजना को अमली जामा पहनाया जा सका तो विभाग एक नए रंग रूप में नजर आएगा। उत्तराखंड में पहली बार 2005 में वन विभाग का ढांचा तैयार किया गया था। इसके बाद 13 सर्किल, 44 डिवीजन, 294 रेंज और 1569 बीट में विभाग को बांटा गया था। लेकिन काम का दबाव बढ़ा तो प्राथमिकताएं भी बदल गईं। फॉरेस्ट फायर मुद्दा बन गया, इको टूरिज्म समेत कई परियोजनाओं का काम भी बढ़ गया। इसे देखते हुए अब वन विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है और एक कमेटी बना दी गई है जो अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी। इसमें 5 साल बाद फिर से ड्यू हो गया है, तो इसका प्रस्ताव बन करके जाना है। हमारे एक आकलन के अनुसार दिसंबर 2022 तक 22 IFS अधिकारी हैं जो कि सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जबकि बदले में हमारे को 2 या 4 इतने ही अधिकारी मिलेंगे। तो अधिकारियों की जो उपलब्धता है उसके अनुसार काम को नियोजित करने की आवश्यकता होगी। तो जहाँ तक क्षेत्रीय पुनर्गठन का सवाल है, प्रभाग, रेंज और टेरिटरी जिसे कहेंगे, उसके लिए शासन ने डीजे के शर्मा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रखी है और हम आशा कर रहे हैं कि ये कमेटी जो है अब जल्द ही अपना प्रस्ताव को अंतिम रूप दे करके प्रस्तुत करेगी। वन विभाग के पुनर्गठन से फॉरेस्ट गार्ड से ACF तक की भूमि बदल जाएगी, साथ ही अफसरों के काम का निर्धारण भी हो जाएगा। देखिए, वन विभाग में कार्यों को देखते हुए एवं भविष्य के जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए हमें थोड़ा सा कैडर रिऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ रही है और ये कार्य अभी प्रगति पे है और उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में इसका ड्राफ्ट जो है वो शासन को सबमिट किया जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि वन विभाग के पुनर्गठन से कामकाज में सुधार और बेहतरी आएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। क्या चलो ना, ये क्या है, क्यों नहीं आए?
आया सर, आप दिल्ली दौरे पे जा रहे हैं और कई तरह की अटकलें हैं कि आप दायित्व के लेके जा रहे हैं, अपने उपचुनाव को लेके जा रहे हैं, आखिर क्या है सर पूरा? देखिए, कल ही चिंतन बैठक समाप्त हुई है रामनगर के अंदर और बहुत सारे विषयों को लेकर वहाँ चर्चा हुई है। आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार हुई है, विकास के मुद्दों को लेकर के भी चर्चा हुई है और बूथ तक हम लोग पहुँचे हैं। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के और आज जिस तरह की योजनाएं आम जन के लिए दी जा रही हैं, उनको जमीन तक पहुंचना कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ये सारे विषय थे और आज उन्हीं विषयों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अवगत कराने के जा रहे हैं और उनको आगे कार्यक्रम उनका भी है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम ये हम जल्दी से बनाने वाले हैं, उस दृष्टि से भी बातचीत। आशंकाओं को लेकर आप क्या कहेंगे सर? आशंकाएं ना पाली जाए, इस तरह की अटकलें? ये मैंने कहा ना, हमको चुनाव में जाना है 22 के अंदर और उस दृष्टि से तैयारियां, ये सारी चीज़ें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम, ये हमको आगे कार्यक्रम लेना है और उस दृष्टि से बातचीत। टैक्स को लेकर डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने के लिए निश्चित इस और हम विचार करेंगे। देखिए, जो पेट्रोल डीजल का दाम है वो राष्ट्रीय बाजार पे निर्भर करता है और वहाँ घटता बढ़ता रहता है, उसी आधार पर तेल के भाव घटते बढ़ते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं। लेकिन जहाँ तक महंगाई की बात करूँ, वो आज प्रधानमंत्री जी के राज में महंगाई पे रोक है, विराम है। आम जन 2 रोटी ठीक से खा रहा है, चैन से खा रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें ही हो सकता है। और जहाँ तक इसका सवाल, वो देखेंगे हम प्रदेश के स्तर पर कि क्या डीजल पेट्रोल और क्या कुछ किया जा सकता है वेट के उसमें, वो हम जब मैं लौटूंगा तो उस बारे में फिर बातचीत करेंगे। नमस्कार। हाँ, चाय पी लेंगे सर। क्या बात कर दी आपने? नहीं को आपने सुना, दिल्ली उन्हें बुलाया गया है और दिल्ली जो है, दिल्ली के लिए वो रवाना और अपने घर से निकले हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और आपने सुना भी, न्यूज़ 18 ने उनसे सवाल पूछा कि सर बहुत सारी अटकलें हैं उपचुनाव को लेकर, आगे इलेक्शंस को लेकर और साथ ही क्या जिम्मेदारियों को लेकर भी कोई बात हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि कल ही मीटिंग खत्म हुई है, जो चिंतन शिविर चल रहा था उसके बाद बुलाया गया और जिम्मेदारियाँ खासतौर से और बूथ तक हमें जाना है, कैसे घर घर जाना है, इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। हाँ, महंगाई पर उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि महंगाई जैसा कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।